एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा। तो मैं आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं डॉक्टर एडिजोन की तरफ से और आईएसएम एडिटेक की तरफ से। तो आज हमारे साथ एक खास गेस्ट है डॉक्टर रुचिका, जिन्होंने 1-2 साल ड्रॉप करने के बाद बाहर एमबीबीएस करने का डिसीजन लिया। तो आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर रुचिका से। हेलो डॉक्टर रुचिका, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर रुचिका है। मैं बेसिकली कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और मेरा एमबीबीएस का जो बैच है वो 2017 का रहा है और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी था एंड आई डिड माय एमबीबीएस फ्रॉम यूक्रेन। ओके, तो डॉक्टर रुचिका, पहले तो व्यूअर्स को ये बताइए कि आपने कितने साल ड्रॉप करा और उसके बाद आपके सडनली ये माइंड में कैसे आया कि मुझे एमबीबीएस अब्रॉड चूज करना चाहिए। मतलब एमबीबीएस अब्रॉड का आपको पता ही कैसे लगा? मेरा 2 साल का ड्रॉप था। उसके बाद आई वाज इन डिलेमा कि मुझे करना चाहिए अब्रॉड से या नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि हर साल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो इसलिए फिर मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि अगर एमबीबीएस करनी ही है तो बाहर जाना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इंडिया में तो हर साल कंपटीशन अब बढ़ ही रहा है। तो इसलिए देन आई चोज टू गो अब्रॉड। तो आपने एमबीबीएस अब्रॉड से पहले एमबीबीएस इंडिया के बारे में भी सोचा था? अगर सोचा था तो आपने एमबीबीएस इन इंडिया क्यों नहीं परस्यू करा? क्योंकि सोचा तो हमने था, बट यहाँ पे डोनेशन का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा डोनेशन लिया जाता है एंड फिर ऑल्सो इन इफ़ यू डू द एमबीबीएस फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस हियर तो इतना मुझे लगा नहीं कि इन्वेस्टिंग और रिवॉर्डिंग रहेगी जर्नी। और बाहर की जर्नी के हिसाब से देखा जाए तो बाहर बहुत लेस अमाउंट में पूरी ड्यूरेशन हो जाती है कोर्स की। तो जैसे कि डॉक्टर रुचिका ने बताया हमें कि जो कोर्स एक्सपेंस रहता है एमबीबीएस इन इंडिया वो काफी ही एक्सपेंसिव होता है और जो कंपटीशन के बढ़ते नजर देखते हुए हमें ये इनको सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा होगा, तभी इन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड चूज करा। जैसे कि अगर आप इंडिया में कोई भी रैंडम प्राइवेट कॉलेज चूज करते हैं तो मिनिमम स्टार्टिंग जो उनकी फीस स्ट्रक्चर होती है पूरी 5 साल 5 महीने की, वो रहती है तकरीबन स्टार्टिंग फ्रॉम 80 लाख रुपीस। तो जो मिडिल क्लास के लिए तो अगर कोई सोचे, अगर नीट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, 640 मार्क्स भी आ रहे हैं, उनको भी सरकारी कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो ये जनरल कैटेगरीज के लिए एक सपना ही रह सकता है एमबीबीएस करना। तो इसलिए आई थिंक देन चूजिंग ऑप्शन अब्रॉड वाज अ बेटर ऑप्शन आज के हिसाब से तो देखे, और कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली बाहर का ऑप्शन ही सही रहेगा। तो दूसरा जो मतलब जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि चलो हम एडमिशन लेके बाहर चले गए, एमबीबीएस भी कर ली, तो इंडिया में आके क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे वो पास होते हैं, क्या एग्जाम होता है, क्या एग्जाम का नाम होता है, क्या एग्जाम वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि पिछले 2016 एंड 17 में जब हम गए थे उस टाइम पासिंग परसेंटेज बहुत कम था, हालांकि अभी काफी बढ़ चुका है वो पासिंग परसेंटेज। तो आप बताइए कि आपका वो एफएमजी एग्जाम पास हुआ और कब हुआ, कौन से अटेम्प्ट में हुआ, इसके बारे में सारा बताइए। So, जो स्टूडेंट्स बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं उनके लिए एग्जाम इंडिया ने एनएमसी ने रखा हुआ है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, जो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है एंड उसमें हमें 150 मार्क्स चाहिए होते हैं 300 में से। पर पहले की परसेंटेज कम भी इसलिए थी क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आउटसाइड जो था वो अब ज़्यादा अच्छा है बाहर, तो इसलिए अब स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं और स्टूडेंट्स का जो पासिंग परसेंटेज है वो हर साल इंक्रीज ही हो रहा है। तो वो एग्जाम अब डिफिकल्ट जरूर है, बट एट द सेम टाइम जो कोर्स में हमें पढ़ाया जाता है इट इज द सेम एज नीट पीजी दैट इज कंडक्टेड इन इंडिया। तो क्या ये एफएमजी एग्जाम इतना मुश्किल है कि स्टूडेंट्स से होता ही नहीं? आपका कौन से अटेम्प्ट में हुआ एग्जाम? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पास हुआ है। तो एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप रेगुलर हैं अपने कोर्स में, रेगुलर है अपनी पढ़ाई में, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट।
तो रुचिका, एक पर्सनल सा क्वेश्चन, क्या आप यहाँ के जैसे बताते हैं मूवीज में आता है कि एमबीबीएस का स्टूडेंट है 16-16 घंटे या 18-18 घंटे पढ़ता है, तो आपने पूरे 6 साल ऐसे 18-18 घंटे पढ़े फिर जाके आपका एफएमजी का एग्जाम पास हुआ, या कैसे रहता था? नहीं, दैट Study इज अ pattern? वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ऐसा नहीं होता। अगर आप रेगुलर है अपने एग्जाम्स को लेके, रेगुलर है अपनी पढ़ाई को लेके, तो इट इज वेरी इजी टू क्रैक। एंड सेम ही जो इंडिया में पढ़ाई का जो करिकुलम है वही बाहर करिकुलम है, सेम सब्जेक्ट्स हैं, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये जो एग्जाम होता है, आपने जैसे बताया कि साल में 2 बार ही होता है, तो ये कौन कौन से महीने में होता है? ऑलमोस्ट ये दिसंबर में होता है, जो जनवरी तक कहीं बार खिंच जाता है, एंड जून जुलाई में होता है। मतलब एक हाँ। समर में होता है और एक और विंटर्स एक में होता विंटर्स है। में होता है। तो जैसे डॉक्टर रुचिका ने बताया कि पासिंग परसेंटेज इंक्रीज हो गया, तो इसका भी रीजन है क्योंकि नीट यूजी में भी अब नया एक गैजेट निकाला था इन्होंने थोड़े टाइम पहले, कि अगर आप नीट यूजी में क्वालिफाई होंगे तो ही यू आर एलिजिबल टू फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, चाहे एमबीबीएस इंडिया हो, चाहे एमबीबीएस अब्रॉड हो, चाहे कोई और भी मेडिकल का कोर्स हो, आपको नीट यूजी में क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि पहले नहीं था। तो इस कारण जो अच्छे स्टूडेंट्स थे वो भी जाते थे, और जो मतलब बिल्कुल ही नहीं पढ़ते थे वो भी जाते थे। इस कारण काफी कम था पासिंग परसेंटेज। तो डॉक्टर साहब, अब आप क्या कर रहे हैं? आपका एफएमजी एग्जाम पास हो गया, तो अब क्या कर रहे हैं आप? सो मेरा दिसंबर में जो अभी 2023 का एग्जाम हुआ था एफएमजी का, वो क्लियर हुआ और था। कौन से ईयर में पास हुए थे आप? 2023 के ही मेरा कोर्स खत्म हुआ था, एंड आफ्टर 6 months वी हैड एन एग्जाम, और उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर किया था। तो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ था एमएमयू सादोपुर अम्बाला, एंड वहाँ पे अभी मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही हूँ, जो 1 साल की है। तो आपको जैसे आप अब आईएमजीज के साथ प्रैक्टिस करते होंगे, वहां पे आप भी होंगे इंटर्नशिप में, और दूसरे आईएमजीज भी होंगे, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स, और हम जैसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो आपको क्या फर्क लगता है, मतलब अपनी नॉलेज में, पढ़ाई में कुछ फर्क लगा ऐसा? अभी फिलहाल देखा जाए तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि हम रिसेंटली एक एग्जाम क्लियर करके आते हैं, तो हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा ब्रश्ड अप होती है। सो मुझे जहाँ तक लगता है, चाहे क्लिनिकल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है 80-90%, बट अगर आप नॉलेज की बात करें, इट्स द इक्वल, इट्स द सेम, ऐसा कोई फर्क नहीं है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना सीखना चाहते हो। और जैसे कि आपने बताया कि आप मेडिकल कॉलेज में इस टाइम इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वहां पर भी मेडिकल कॉलेज में थे, तो क्या फर्क लगा आपको यहाँ के हॉस्पिटल्स में और वहाँ के हॉस्पिटल्स में, यहाँ की पढ़ाई में और वहाँ की पढ़ाई में, यहाँ के स्टूडेंट्स के करिकुलम में, वहाँ के स्टूडेंट्स करिकुलम में, क्या फर्क लगा आपको? ज्यादा फर्क तो नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि लैंग्वेज का हो सकता है, बट इसके अलावा तो पढ़ाई में तो कोई फर्क नहीं है, जिस द सेम सब्जेक्ट्स। तो ये स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना पढ़ना चाहता है उसके ऊपर, तो ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगा कि कुछ। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कैसे बताएंगे? जैसे कि वहाँ पे आप ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में बताएंगे, तो उसका मैंने जैसे कैंपस में गया भी हूँ, उसकी वीडियो भी शूट करी है, बहुत ही बड़ा कैंपस था। यहाँ पे इजीली इतना बड़ा कैंपस देखने को नहीं मिलता, और काफी ही सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स साथ में थे। तो उसके बारे में क्या बताएंगे कि क्या फर्क लगा आपको? तो ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी वैसे भी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर्स के लिए भी वो हॉस्पिटल्स थे उसके साथ अटैच जो भी थे, तो क्लिनिकल एक्सपोजर्स तो मिलने के लिए बहुत हमारे पास चांसेस थे। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इट कम्स इन लाइक प्रॉपर यूरोप अभी ओडेसा, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग तो सबसे बेस्ट ओडेसा ही रहेगा। तो मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है वहाँ हाँ। पे, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रहा है। और जैसे कि मैं भी सेम यूनिवर्सिटीज से पढ़ रहा हूँ, कई हमारे टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, जिनको नोबेल प्राइजेस भी मिले हुए हैं। हाँ, एंड बहुत सारे लोग एमएलई क्लियर्ड भी थे, यूएसएमएलई तो क्लियर। इंग्लिश, क्योंकि ओडेसा बहुत ज्यादा डाइवर्स है, मल्टी डाइवर्स है, तो लैंग्वेज का मल्टीकल्चरल सिटी कह सकते हैं। मल्टीकल्चरल सिटी है बहुत ज्यादा। हाँ, जैसे कि हमने भी देखा वहाँ पे काफी अलग अलग देश के लोग थे, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, इंडिया के,
आर्मेनिया के, अजरबैजान के। और लैंग्वेज इशू तो नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। और आपकी जैसे क्लास लगती थी तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते थे, और इंडियन और फॉरेन स्टूडेंट्स का कितना क्या रेशियो रहती थी? लगभग 22 से 25 लोग हुआ करते थे क्लास में, और उसमें कुछ लोग अरेबिक्स भी हुआ करते थे, इंडियंस भी होते थे, अफ्रीकन भी होते थे, तो मल्टीकल्चरल। खाने का कैसे रहता था? आप खाने का कैसे मैनेज करते थे? जैसे कि इंडिया से बाहर गए, बिल्कुल खाना अलग, पीना अलग, सब कुछ अलग, तो खाने का कैसे मैनेज करते थे? खाने का स्पेशली मैं वेजिटेरियन हूँ जैसे, तो मुझे ये होता था, डिपेंड्स ऑन अ पर्सन, कि मैं खुद बना लेती थी और हर चीज अवेलेबल जो इंडिया में है वो वहाँ पे अवेलेबल होती थी। सो मैं पर्सनली अपना खाना खुद बनाती थी, बट वहाँ पे मेस अवेलेबल है, और वहाँ पे मतलब अगर टिफिन वगैरह भी हो तो वो भी अवेलेबल अब तो हर जगह हो ही गई है सिटी में, तो इतना कुछ खाने का इशू नहीं है वहाँ पे। तो जो मेस का होता था, ये क्या मंथली चार्जेस होते थे या ईयरली चार्जेस होते थे? इनका कैसे रहता था? हाँ, मंथली चार्जेस होते थे, तो मंथली चार्ज पे कितना रहता था अप्रोक्सीमेटली? इट वाज अराउंड, ऐसे याद तो नहीं मुझे कितना। मेरे टाइम पे जब मैं था तब $110 हाँ, थे, like it, जिसमें हाँ। 2 टाइम की रोटी सब्जी 2 मिलती थी, टाइम का चावल खाना, मिलते साथ हाँ। में। हाँ। खाना ठीक होता था? खाना ठीक होता था। और रहने का कैसे रहता था? एक 2 ऑप्शंस होते हैं जैसे स्टूडेंट्स के पास, वहाँ पे एक हॉस्टल्स का ऑप्शन होता है, एक अपार्टमेंट्स का ऑप्शन होता है, तो उसमें प्राइस डिफरेंस क्या रहता था? ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है हॉस्टल एंड फ्लैट्स का, बट हाँ फ्लैट्स में रहना भी सही है, क्योंकि मैं पर्सनली फर्स्ट ईयर से फ्लैट्स में ही रही थी, तो फ्लैट्स भी अगर आप 2-3 लोगों के साथ अकोमोडेशन ले रहे हो तो इट इज चीप ओनली। तो जैसे रशियन स्पीकिंग कंट्री है, तो आप को कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आता था, लैंग्वेज बैरियर्स नहीं आते थे वहाँ पे? कैसे आप कम्युनिकेट करते थे लोकल से? मार्केट में जाते थे तो कैसे रहता था वो सब सिनेरियो? पहले तो क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में हमारा एक लैंग्वेज का वहाँ पे सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ से हमें थोड़ा इजी हो जाता था कि बेसिक चीजें तो हम सीख लें, बट आजकल जो हमारे साथ के जनरेशन के लोग हैं वहाँ मोस्टली सबको इंग्लिश तो आती ही है, तो कम्युनिकेशन धीरे धीरे इट गेट्स इजियर, तो इतना कोई बड़ी मतलब इट्स नॉट दैट इशू। और सबसे बड़ी बात, जैसे यहाँ के पेरेंट्स हैं बच्चों के, तो उनको सुनने में आता है कि भाई रेसिज्म या ऐसा कुछ, आपने भी कभी रेसिज्म फेस करा? नहीं, ऐसा रेसिज्म तो नहीं कभी फेस किया वहाँ पे। कभी ऐसा लगा है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कराना चाह रहे हैं आपको? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि विद दिस जनरेशन एनीवन कैन फील सच थिंग्स। तो काफी प्लेसेस होती है जो इतने मल्टी डाइवर्स होती है कि पीपल आर एक्सपोज्ड टू मीटिंग न्यू पीपल्स, तो इतना नहीं ऐसा लगता कि कोई रेसिज्म है या नहीं है। तो आपको मतलब साल में छुट्टियां भी मिलती थी कुछ घर पे आने के लिए? हाँ, हमारी साल में 2 मंथ की छुट्टियां होती थी जिसमें हम इंडिया आते थे, एंड सेमेस्टर एंडिंग में ही यूजुअली वो होती थी। हाँ, एक गर्मियों में होती थी, एक सर्दियों में होती थी। 2 महीने की गर्मियों में होती थी और सर्दियों की 15-20 दिन की होती थी। क्रिसमस के अराउंड होती थी। और जब और मतलब जैसे लोग सोचते हैं मतलब इस साइड जाएंगे, नॉर्थ की साइड, तो कंट्रीज काफी ज्यादा ठंडी होती है, तो ठंड को कैसे मैनेज करते थे आप? घर के अंदर, कॉलेज में, लाइब्रेरी में ठंड को कैसे मैनेज करते थे? जैसे वहां पे -5-6 तक भी चला जाता है टेम्परेचर, उससे भी ज्यादा चला जाता है। वहाँ पे मोस्टली हर जगह सेंट्रलाइज हीटिंग है, तो इतना विंटर्स का इतना फील नहीं होता था, बट बिल्कुल नॉर्थ में अगर कोई जाए तो वहाँ पे तो ठंड है, बट क्योंकि मैं तो ओडेसा में थी तो वहाँ का वेदर तो परफेक्ट होता था, जैसे इंडिया में 4 सीजन्स ऑफ वेदर है वैसे वहाँ पे भी 4 सीजन। वैसे ही यही क्वेश्चन आता है काफी पेरेंट्स का कि ठंड का सामना कैसे करें। अब इंडिया में गर्मियों में इतनी गर्मी होती है, अब बंदा हर टाइम रोड पे तो चलता नहीं है, घर पे एसीज होते हैं, जहाँ पे जाते हैं वहाँ एसीज होते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे यूरोप में या दूसरी जो भी कंट्रीज है जो नॉर्थ में बढ़ती हैं ज्यादा, तो वहाँ पे सेंट्रलाइज हीटिंग होती है, हॉस्टल्स में, घर के अंदर, इवन टॉयलेट के अंदर, सारी मॉल्स में, सारी जगह सेंट्रलाइज हीटिंग होती है। जो बसेस होती है वो भी सेंट्रलाइज। बसेस से याद आया, आप ट्रांसपोर्टेशन का बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन का कैसे रहता था वहाँ पे? वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज गुड, ट्रैम्स वगैरह होती है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज दैट चीप कि 4-5 ग्रेवना में आप पूरी सिटी ट्रैवल कर सकते हैं। ग्रेवना मतलब कितनी कन्वर्जन रहती थी? ऑलमोस्ट डबल ऑफ द इंडियन रुपीज, तो आप मतलब 10 से 15 रुपए में आप कहीं भी सिटी में कहीं भी जाना चाहें तो आप वहाँ पे ट्रैवल। ये सिनेरियो काफी बढ़िया लगता है, मतलब 10 रुपए में आप कहीं से भी बैठे हैं शहर के किसी भी कोने तक,
से और कहीं तक जा कहीं भी सकते जा हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी दे भी विल नॉट आस्क फॉर एनी एक्स्ट्रा मनी। यस। या और जैसे अब चलो थोड़ी स्टडीज की बात कर लेते हैं। आप कॉलेज जाते थे तो टीचर्स के साथ कैसे रहता था? क्या वो आपकी मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो उसकी सॉल्यूशन देते थे, मतलब आंसर करते थे आपको उस चीज के बारे में, या थोड़ा रूड होते थे, कैसे थे? नहीं, एक मेन बेनिफिट वहाँ की एजुकेशन का ये है क्योंकि एक बैच में बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं तो एक पर्सनल अटेंशन मिलता है टीचर से स्टूडेंट को। तो अगर 20 से 25 लोग होते हैं तो एक हमारा हर रोज जैसे टेस्ट होता था तो हर रोज के मार्क्स लिखते हैं उसमें, तो उसमें एक पर्सनल अटेंशन टीचर का रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मेरे को बेनिफिट सबसे अच्छा लगता है वहाँ का। और अटेंडेंस का क्या सीन रहता था वहाँ पे? अटेंडेंस इज 100%। आपको 100% वहाँ पे प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा, तो इसमें तो लाइक देयर इज नो नेगोशिएशन। तो आप जैसे क्लिनिकल एक्सपोजर कहते हैं, यहाँ पे लोगों के दिमाग में है कि क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता, चलो वहां नहीं मिलता, हालांकि सब क्लिनिकल एक्सपोजर पूरा मिलता है। अगर सोच लो ना नहीं भी मिलता तो जो 1 साल की इंडिया की इंटर्नशिप होती है, क्या वो सारा कुछ कवर कर देती है? हाँ, सब कुछ कवर हो जाता है इंटर्नशिप में। आपको जो भी कुछ सीखना है, जो भी कुछ रह गया है, तो दैट कवर्स द इंटर्नशिप पीरियड। तो इंटर्नशिप में सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लगते हैं? हाँ, सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लगते हैं। इनफैक्ट इंटर्नशिप इज लाइक दैट पीरियड कि जो भी आपको एक्स्ट्रा भी सीखना है, सारे कंसल्टेंट्स या सारे जो भी आपके टीचर्स हैं वो सिखाने के लिए रेडी ही रहते हैं। आपके पास अबंडेंस ऑफ टाइम है उस पीरियड में, जो भी आपका कुछ रह गया है सीखने के लिए। तो एक क्वेश्चन जो मतलब काफी बच्चों को नहीं पता कि कई चीजें कि एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में आपने भी ओडेसा गए होंगे तो पहले उसके बारे में रिसर्च करा होगा, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को ध्यान में रखनी चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड के टाइम पे? सबसे पहले तो जो भी आप यूनिवर्सिटी अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो WHO से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। दूसरा, वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए पूरा कोर्स ड्यूरेशन। और तीसरा कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं थोड़ा आप उस जगह को देखो कि वहाँ पे वेदर यू विल बी एबल टू सेटल डाउन और नॉट, क्योंकि जैसे काफ़ी जगह आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो या ना हो, तो थोड़ा उस हिसाब से मुझे लगता है कि जगह सिलेक्ट करनी चाहिए। तो मैंने सही बताया, अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, जो कि मेन पॉइंट्स है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में टाइम पे सोचते हुए। सबसे पहली चीज जो कि आपका कॉलेज होना चाहिए वो एनएमसी और WHO रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। दूसरी चीज, जो पूरा कोर्स हो आपका वो इंग्लिश में होना चाहिए। तीसरी चीज, जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स होगा वो 4.5 ईयर प्लस 12 मंथ ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब 4.5 साल का कोर्स और 12 महीने की जो इंटर्नशिप होती है वो होनी चाहिए। और चौथी चीज, जो सबसे मेन चीज है जो अब नए गैजेट में है, कि जिस भी कंट्री में आप एमबीबीएस कर रहे हैं वहां पे या तो आप लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो या फिर आपके पास वहां का लाइसेंस ले सकते हो, तो ऐसी ही कंट्री में चूज करिए। और ये 4 चीजें खास ध्यान रखिए एमबीबीएस करने से पहले। और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है एडमिशन की, वो 3-4 रिक्वायरमेंट्स होती है। एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% एंड अबव आने चाहिए 12th क्लास में। दूसरी चीज, जो आपका नीट यूजी का स्कोर है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उस ईयर के वो होने चाहिए। ये 2 चीजें, और डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड और पासपोर्ट, ये सारी चीजें, और पासपोर्ट साइज फोटोज होती हैं, ये सारी चीजें चाहिए होती है। और नीट यूजी का पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है, ये सारी चीजें चाहिए होती है एडमिशन के टाइम पे। जैसे कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो रफली आपका पूरे 6 साल का कितना खर्चा आ गया होगा लगाते हो? मतलब एक एवरेज पर्सन है, मतलब कि जो बंदा हर दूसरे दिन बाहर नहीं जा रहा, ये क्योंकि हर एक बंदे का डिफर करता है। अगर कोई हर रोज ही 3 टाइम कैफे में खाएगा तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होगा। मतलब जो घर पे खाना बना रहा है, नॉर्मल फ्लैट में रह रहा है, मतलब नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, तो उसका क्या खर्चा रहेगा? आई थिंक 25 से 27 लाख तक पूरा कंप्लीट हो जाता है इतना, क्योंकि कंपेयर टू इंडिया अगर आप देखें तो इंडिया में तो इट गोज अराउंड इन करोड़।
सो अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो फिर अब्रॉड का जो खर्चा बहुत ही कम रहता है। तो मतलब 25 से 27 लाख आप इंक्लूडिंग फीस हाँ, बता रहे हैं। इंक्लूडिंग फीस। तो मतलब अगर एक कोई बच्चा है वो फ्लैट में रह रहा है बाहर, तो उसका खाना और रहना मिला के मतलब 15,000 रुपए के आसपास हो सकता है। 15 से 20,000 तक लगभग। मतलब अच्छा खाना खा सकता है हाँ, और अच्छा अच्छी खाना जिंदगी खा जी सकता सकता है। तो अब जो स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर लिया बाहर जाने का, एमबीबीएस होगी उसकी पूरी, अब वो इंडिया आ रहा है, तो उसको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए मतलब लास्ट अपने ईयर्स में कि एफएमजी उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में पार हो, जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए हैं आप एफएमजी, तो क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि आखिर के ईयर्स में जो क्लिनिकल ईयर्स होते हैं उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए बच्चे को? मतलब मैं सजेस्ट करूंगी कि जो आपके लास्ट के 1-2 साल में जो क्लिनिकल वो सब्जेक्ट्स आते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि एमबीबीएस के टाइम पे आपके पास टाइम होता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सको, तो उस टाइम पे उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देके, तो जब आप वापस इंडिया में आए देन यू आर लेफ्ट विद शॉर्ट सब्जेक्ट्स जो कि बहुत इजी होता है कवर अप करना, और फिर तो रिवीजन होती है क्योंकि आपको 6 महीने में ही एक एग्जाम देना है, तो इट गेट्स इजियर कि आप उसमें पढ़ाई में अपने लास्ट ईयर से ही रेगुलर हो जाएं, तो वो पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि डॉक्टर रुचिका ने भी बताया और मैं भी थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा कुछ और चीजें, जैसे कि आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रेपलेडर है, मैरो है, सेरिबेलम है, ये प्लेटफॉर्म्स ले सकता है बच्चा। तो जैसे कि आखिरी क्लिनिकल ईयर से क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, सर्जरी, ऑब्स, गायनी, मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी और काफी और सब्जेक्ट है, तो जब भी इनकी साइकिल चल रही होती है साथ साथ अपनी क्लिनिकल वीडियोस देखें जो प्रेपलेटर या दूसरे जो भी सब्जेक्ट के, सारे प्लेटफॉर्म इक्वली गुड है, किसी का भी ले सकते हो, डैम्स भी है वो भी ले सकते हैं। तो अपने क्लिनिकल ईयर्स में जो जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके साथ वो पढ़ते रहे और बुक्स पढ़े उसके। और सबसे मेन चीज जो मेरे को एफएमजी में, मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी पास किया है, तो सबसे मेन चीज मेरे को जो लगी वो है पीवाईक्यूज एंड पीवाईटीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। जिस बच्चे का इन चीजों पे मतलब हाथ सही बैठा हुआ है, पकड़ है, तो 101% फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी पास ही कर लेगा, चाहे एफएमजी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूएसएमएलई। हमारे वहां के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यूएसएमएलई भी पास करा है, प्लैब भी पास करा है, बाहर अब जॉब भी कर रहे हैं एज अ डॉक्टर इन यूएसए, इन ऑस्ट्रेलिया, इन न्यूजीलैंड एंड इन यूके इटसेल्फ। तो डॉक्टर रुचिका, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। तो please give your good wishes to our viewers so they can become a doctor and pass their exams in the first attempt. Yeah, thank you so much.